ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत अंतःक्रिया विश्लेषण के विषय में अध्ययन करेंगे। अंतःक्रिया का तात्पर्य यह है कि कक्ष के अंदर अध्यापक द्वारा संपादित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ या शैक्षणिक क्रियाकलापों से लिया जाता है। शैक्षणिक क्रियाकलाप का यहाँ तात्पर्य यह है कि अध्यापक विषय वस्तु को किस तरह से क्रमबद्ध में प्रस्तुत कर रहा है। अध्यापक के प्रस्तुति यानी किस अध्यापक जो पढ़ा रहा है उसको किस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, और विषय वस्तु की क्रमबद्धता कैसे है, विषय में तारतम्यता है या नहीं, अध्यापक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पा रहा है कि नहीं, और शाब्दिक संप्रेषण अध्यापक द्वारा जो व्याख्यान दिया जा रहा है वो शाब्दिक संप्रेषण कैसा है कैसा नहीं, अध्यापक कक्ष के समस्त गतिविधियों पर कक्षा पर पूरी तरह से प्रबंधन यानी नियंत्रण रूपी प्रबंधन अच्छा है या नहीं, अध्यापक द्वारा पढ़ाते समय तकनीकी या विधि या प्रविधि का प्रयोग उचित ढंग से हो रहा है या नहीं, अध्यापक जो चीज़ पढ़ा करके विद्यार्थियों को अधिगम कराना चाहता है उसके विषय में बच्चे रुचि ले रहे हैं कि नहीं। यानी कक्ष के अंदर अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय जो भी अंतःक्रियाएं अध्यापक द्वारा की जाती हैं उसी का विश्लेषण यानी उसी का व्यवस्थित स्वरूप का अध्ययन अंतःक्रिया विश्लेषण कहलाता है। या योग कहें कि अध्यापक द्वारा किसी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से शिक्षण कार्य करते समय विभिन्न विधि प्रविधियों का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को क्रम ढंग से प्रस्तुत करना ही या इस दिशा में व्यवस्थित संज्ञान कराना ही अंतःक्रिया विश्लेषण का अर्थ है। इस प्रकार का जो अध्ययन है, इस पर यह जो है अध्ययन जो है प्रारंभ में इसका जो है इस तरफ अध्ययन करने का सबसे पहले प्रयास किया था एंडरसन ने, फिर उसके बाद हेलन ने, फिर उसके बाद ब्रूअर ने किया था और मेरी फ्रांसिस ने भी किया था। इस प्रकार से ये लोग इस यानी अंतःक्रिया विश्लेषण के विषय में अपना विचार प्रस्तुत किए थे। लेकिन अगर आगे चलते हैं तो तकनीकी यानी इस अंतःक्रिया के अंतर्गत तकनीकी का प्रयोग करने वाले सबसे पहले थे रॉबर्ट वेलन। अगर यही बात भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत के संदर्भ में यह विश्लेषण की वर्मा एवं अंसारी ने किया था, फिर देवा शिक्षा शास्त्री से उन्होंने किया था, देवा और अग्रवाल जी थे, इन्होंने भी अध्ययन किया था। परंतु यदि देखा जाए व्यवस्थित और व्यापक तौर से जो है अध्ययन फ्लेंडर ने किया था, नैड ए फ्लेंडर ने किया था। नैड ए फ्लेंडर ने किया कि जो अंतःक्रिया विश्लेषण यानी अध्यापक द्वारा कक्ष में जो विभिन्न प्रकार का जो व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है उन व्यवहार के आधार पर उनकी क्रियाओं का विश्लेषण को 10 आधार मान करके 10 आधार के रूप में जो है 10 आधार के रूप में अध्ययन किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि संप्रेषण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है, परंतु कक्ष के अंतर अध्यापक द्वारा अधिकांशतः शाब्दिक ही गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है और इन शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत उन्होंने शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत 10 प्रकार की श्रेणी या 10 वर्गों में बांटा था। इसके आधार पर इन्होंने जो है विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं का निर्धारण करते हुए अंतःक्रिया विश्लेषण का मूल्यांकन किया था या उसका माप प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो है 3 आधार शुरू में बताया था कि ये अंतःक्रिया विश्लेषण का 3 प्रमुख आधार होता है। पहला है शिक्षक कथन यानी शिक्षक द्वारा जो कक्ष में व्यवहार या बोला जाता है, जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है बोल करके उसका। दूसरा इन्होंने बताया छात्र कथन यानी छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के पाठ्य सामग्रियों के अंतर्गत या अधिगम के अंतर्गत बोला गया कथन या कही गई बात। तीसरा है मौन या भ्रांति। फिर इन्होंने क्या किया कि इन तीनों यानी शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन या भ्रांति, इन तीनों को जो है इन्होंने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। शिक्षक कथन के अंतर्गत इन्होंने दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक का व्यवहार, अप्रत्यक्ष रूप से अध्यापक का व्यवहार। प्रत्यक्ष रूप का यह तात्पर्य कि अध्यापक द्वारा जो स्वयं बोल करके यानी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो स्वयं अध्यापक जो उसमें कुछ करता है तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष।
क्रिया, इसमें है व्याख्यान देना, अध्यापक विषय पर कैसा व्याख्यान दे रहा है, किस तरह से व्याख्यान दे रहा है, ये शामिल है। दूसरा है निर्देशन देना, अध्यापक पढ़ाते समय विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में क्या निर्देश देता है, क्या क्या जो है संकेत करता है, ये था। तीसरा था आलोचनात्मक तथा अधिकार प्रदर्शन, अध्यापक द्वारा जो आलोचना की जा रही है या किसी प्रकार की कमी निकाली जा रही है, उस कमी निकालने विद्यार्थी के अंतर्गत चाहे निकालता हो, चाहे विषय वस्तु के अंतर्गत निकालता हो, वह निकालते हुए अध्यापक अपने अधिकार का प्रदर्शन कैसे कर रहा है, यह तीसरी जो है प्रत्यक्ष व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है अध्यापक के संदर्भ में। वही अध्यापक के संदर्भ में अप्रत्यक्ष व्यवहार का तात्पर्य है, अप्रत्यक्ष का तात्पर्य है कि यह व्यवहार अध्यापक जो है विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग जब करता है, विद्यार्थियों के अनुसार करता है, तो वह अप्रत्यक्ष व्यवहार कहलाता है। जैसे विषय या अनुभूति स्वीकारना, यानी विद्यार्थी अगर कोई बात अपने अनुभव की करता है तो अध्यापक उसे स्वीकार करके उसे आगे पढ़ाने का प्रयास करता है, तो यह योग्यता जो होती है यह अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत अध्यापक की मानी जाती है। प्रशंसा एवं प्रोत्साहन, अध्यापक जो है पढ़ाते समय यदि बच्चे सही बात बता रहे हैं या सही अनुक्रिया कर रहे हैं तो उसको अध्यापक किस प्रकार से प्रोत्साहन देता है। चूँकि इसमें पहले विद्यार्थी है बाद में अध्यापक क्रिया है, इसलिए अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें तीसरा चलें तो विचारों का उपयोग, यानी अध्यापक कोई विषय पढ़ा दिया है, अगर विद्यार्थी उसका उपयोग कर रहे हैं, कोई उदाहरण दे रहे हैं, कोई क्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उस पर जो है अध्यापक अपना सही अनुक्रिया कर रहा है, तो वो भी अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत माना जाता है कि सही अध्यापक द्वारा क्रिया किया गया। अगला है प्रश्न का उपयोग, यानी विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है तो अध्यापक क्या करता है, उसको अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत या पढ़ाते समय उसके प्रश्न के उत्तर को शामिल करके पढ़ाने का प्रयास करता है। तो यह भी जो व्यवहार अध्यापक करता है विद्यार्थी के बाद ही ऐसा व्यवहार प्रस्तुत करता है, इसलिए अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत शामिल होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार में, तो छात्र कथन है। छात्र कथन का तात्पर्य यह है कि छात्र इसमें मुख्य रूप से कक्षा कक्ष में कैसा व्यवहार करता है, इसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे छात्र कथन अनुक्रिया, यानी अध्यापक जो सिखा दिया है उसके अनुसार विद्यार्थी क्या व्यवहार करता है, उसको बोलते हैं छात्र कथन या छात्र के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुक्रिया। दूसरा है ख छात्र कथन स्वपोक्रम का मतलब यह है विद्यार्थी द्वारा जो है स्वतंत्र रूप से अपने व्यवहार को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है कक्षा कक्ष में। यदि वह स्वतंत्र रूप से व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है, अपनी विचार को रख रहा है, उसको किसी प्रकार तक दबाव नहीं है, तो यह कहा जाएगा कि नहीं यह अच्छा व्यवहार है, यानी अच्छी कक्षा कक्ष चल रही है या अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया अच्छी स्थिति में है। इसी तरह से चलते हैं तीसरा में मौन या भ्रांति। कभी कभी होता है कक्षा कक्ष में अध्यापक बोलते समय या मौन हो जाता है, या सभी लोग एक साथ मौन होते हैं, या सभी लोग एक साथ हंस पड़ते हैं, या सभी लोग एक साथ शांत हो पड़ते हैं, तो ऐसी भ्रांतियां भी देखी जाती हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस 10 क्षमताएं हैं। 10 क्षमताएं प्रत्यक्ष में जो है 3, अध्यापक के प्रत्यक्ष व्यवहार में 3, अप्रत्यक्ष व्यवहार में 4, 1 2 3 4, और छात्र कथन के अंतर्गत यह प्रक्रिया 2 स्तर पर गुजरती है, एक अनुक्रिया के संदर्भ में या स्वपोक्रम के यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संदर्भ में, और मौन भ्रांति के अंतर्गत यह प्रक्रिया एक क्रम में गुजरती है, यानी बोलते बोलते शांत हो जाना, भ्रमवश चुप हो जाना, या सभी लोग हंस पड़ना, या सभी लोग शांत रहना। इस प्रकार से इन 10 क्षमताओं के आधार पर नेड ए फ्लेंडर ने अपने अंतःक्रिया विश्लेषण यानी कक्षा कक्ष के अंतःक्रिया विश्लेषण का वर्णन किया है। तो इन्होंने किया क्या कि इसका मापन और मूल्यांकन का इन्होंने आधार निर्धारित किया है। अब इसको हम समझते हैं, ये मापन और मूल्यांकन का आधार क्या तय किया था इन्होंने ये तय किया था कि कक्षा कक्ष में निरीक्षण करते समय अंक प्रदान करना। वह अंक जो है 1 से 10, वह अंक जो है 1 से 10 प्रदान किया जाता है, वह अंक 1 से 10 प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत अध्यापक जो है निरीक्षण करते समय जो है 20 मिनट में
20 मिनट या 25 मिनट में रुक रुक करके 3-3 सेकंड अध्यापक को गतिविधियों को देखना पड़ता है और अध्यापक की गतिविधियों को देख करके उसको मूल्यांकन करना पड़ता है। वह मूल्यांकन 1 से लेकर 10 के बीच में करना पड़ता है, यानी 1 से लेकर 10 के बीच तक का अंक प्रदान करना पड़ता है, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर वो कौशल का किया है तो 10, और जैसा कम किया है जिस कौशल का प्रदर्शन उसे कम नंबर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 प्रकार के वो जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाती है इधर भी लिखा है, और वही प्रक्रिया इस तरह से पंक्ति के रूप में भी लिखा है, इधर 10 की है। तो यानी अब करेगा क्या, जो मूल्यांकन करने वाला वो कक्षा कक्ष में बैठेगा और 20-25 मिनट के अंतर 10 बार मूल्यांकन करना है। तो जो क्षमता जैसी दिखेगी उसकी क्लास में, उसके अनुसार वह उसको रैंक प्रदान करेगा। जैसे पहली वाली क्षमता दिखी, व्याख्यान की 4 दिया, फिर उसके बाद जो भी है, जो भी आता है कौशल या जो भी योग्यता आती है उसके अनुसार वो नंबर देता है। इस प्रकार से 20-25 मिनट में यह प्रक्रिया 10 बार करनी होती है। 10 बार करके जो है यह 10/10 का जो मैट्रिक्स है इसको भरना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि अध्यापक द्वारा जो है ये सभी का योग निकाल दिया जाता है, योग कर दिया जाता है। फिर इसके बाद फ्लेंडर ने क्या बताया था कि हर योग्यता का अपना एक सूत्र होता है, उस सूत्र के अनुसार उसका आकलन करके यह निर्धारित किया जाता है कि अध्यापक का कौन सा अंतःक्रिया कक्षा कक्ष में उचित रहा, कि सामान्य रहा, कि खराब रहा। ये सब इसमें प्रक्रियाओं को अध्ययन के माध्यम से निर्धारित करके उसको निर्देश दिया जाता है। बस यही इनका सिद्धांत है। ये मुझे उम्मीद है कि ये जो सामान्य कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।